हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं माह सितंबर में जो क्लास 12th वालों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से असाइनमेंट मिला है उसका सॉल्यूशन। देखिए, मैं ये सॉल्यूशन लेके नहीं आने वाला था, फिर बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर्स ने जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे, बहुत सारे मैसेज भेजे कि सर ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, वहां प्रॉब्लम्स ज्यादा है, उसके जो आंसर्स हैं बोलते हैं सर शब्द सीमा जो दिया गया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा वो शब्द सीमा बहुत कम है और आंसर बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो कैसे लिखें, कितना लिखें ताकि हमारा असाइनमेंट बहुत ही अच्छा बन जाए। और भी बहुत सारी बातें थी, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं कि आप असाइनमेंट जो है वो कैसे तैयार करेंगे, कितना लिखेंगे तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको असाइनमेंट लिखना है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम ये वीडियो जो रीजन से बनाया है उसको स्टार्ट करते हैं। हम आपको हल करवाने वाले हैं माह सितंबर सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12th का असाइनमेंट। ठीक है, आप पीछे जो थंबनेल लगा है वहां से देख के आपको समझ में आ गया होगा। यहां मैंने लिख दिया है कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड भौतिकी। देखिए, कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड भौतिकी कौन से माह का, माह सितंबर का असाइनमेंट, उसका हम आपको देने वाले हैं टोटल सॉल्यूशन। कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनके आंसर होंगे, किस प्रकार से और कितना लिखें ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो चलिए, मेरी कोशिश है आपको जो आंसर मिलेगा वो बहुत ही शॉर्ट में आंसर मिले और जितना लिखना है उतना ही लिखिए। एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिल नहीं जाएंगे, तो आपका आंसर एकदम सटीक होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने जो यहां आप सभी के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 1 भेजा हुआ है कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये आपको अब रेगुलरी हर महीने मिलेंगे, हर महीने के लास्ट डेट में आपको ये रेगुलरी मिलेंगे। और अब नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा मैं तुरंत वीडियो आप सभी से शेयर करूंगा बना के। मुझे इस बार लगा कि बच्चे आसानी से बना लेंगे, अभी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट भी मेरे पास अवेलेबल है, सॉल्यूशन का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पहले अच्छे से वीडियो समझ लीजिए, फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपना नाम लिखकर मेरे मोबाइल नंबर पर अगर आप मेरे को मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं है वो मेरा नंबर नोट कर ले। मेरे ठीक है, गोपाल सर के नाम से मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। गोपाल सर के नाम से मेरा नंबर है 9993198819। अगर मैं कॉल उठा नहीं पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। अपना नाम, अपना पता लिख देंगे, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है, बताइए कि यह सदिश है या अदिश है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो दो पार्ट में है, फर्स्ट और सेकंड। पहले में एक भौतिक राशि का नाम पूछता है और बोलता है कि इसका मात्रक क्या है, बोलता है न्यूटन पर कूलाम है। आपको बताना यह है कि ये कैसी राशि है, ये स्केलर है, वेक्टर है, अदिश है, सदिश है। सेकंड नंबर, उस भौतिक राशि एक भौतिक राशि का मात्रक फ्रेड है, इसकी परिभाषा और विमेय सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है, दो अंक में दोनों क्वेश्चन बांट दिया है, शब्द सीमा रखा है 75 से 150, दोनों मिलाकर लिखना है। तो उतनी ज्यादा चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम सॉल्यूशन करते जाते हैं जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो जैसा क्वेश्चन वैसे ही आपका आंसर होगा। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। तो आप लिखेंगे वह भौतिक राशि क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते जाएंगे। वह भौतिक राशि क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप नाम लिख देना, वह भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। बताइए यह अदिश है, यह सदिश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। कैसी राशि है ये? यह एक
सदिश राशि होती है। बस और क्या बताएंगे? हाँ, बता देना कि इस पर, ठीक है, सदिश राशि तो इसकी दिशा क्या होती है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर या जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पर जो एकांक धनावेश रहता है उस पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो क्या बताएंगे, ठीक है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है? बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। बस ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर। इतने वर्ड भी आप मिलाएंगे तो कम से कम ये 35-40 शब्द आपके हो जाते हैं। आपको और एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे, बस उतना ही लिखेंगे जितनी आपको जरूरत है। आप 2 पेज 3 पेज लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको उससे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको सटीक आंसर लिखना है, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन, उस भौतिक राशि का, एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है बोलता है, इसकी परिभाषा और विमेय सूत्र लिखिए। तो जब आप सॉल्यूशन नंबर 2 में आएंगे, सॉल्यूशन नंबर किस में आएंगे? 2 में आएंगे, तो उस भौतिक राशि का मात्रक बोलता है फैराड है। तो कौन सी भौतिक राशि का मात्रक फैराड होता है? विद्युत विभव, सॉरी विद्युत धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या कहलाता है? फैराड कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखना है बोलता है और विमेय सूत्र लिखना है बोलता है। इसकी क्या लिखना है बोलता है? परिभाषा और विमेय सूत्र। ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इधर आइए, थोड़ी सी थ्योरी है। देखिए क्या होता है, बोलता है किसी भी चालक को दिया गया जो आवेश होता है उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश, आवेश कितना दे रहे हैं? Q, विभव में वृद्धि कितनी हुई? V, ठीक है। इसी को बोलते हैं Q इक्वल, देखिए प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं हम, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा रहे हैं, तो Q इक्वल हो जाता है ये CV। क्या हो जाता है? Q इक्वल CV। C एक अनुपातिक नेतांक होता है। C क्या चीज होता है बेटा? एक अनुपातिक नेतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अगर आप इसको एक इक्वेशन लेके चलेंगे, Q इक्वल टू CV को एक इक्वेशन लेके चलेंगे और यहां लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे आप? यदि, यहां आप लिखते हैं कि यदि क्या V इक्वल क्या हो? 1 हो तो Q की वैल्यू हो जाती है C, और यहीं से बेटा बनेगा आपका परिभाषा। बहुत ही सिंपल। किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि होती है। माना हमने कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया, विभव में वृद्धि कितनी हो गई? V हो गई। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, Q इक्वल हो जाएगा CV। क्या हो जाएगा? Q इक्वल CV, जहां C क्या चीज है बोलता है? चालक की विद्युत धारिता होती है। यदि V का मान 1 हो तो Q बराबर C होता है। यहां से आप क्या बनाएंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी चालक की विद्युत धारिता किसके बराबर दिखाई दे रही है? आवेश के। तो लिखेंगे आवेश के उस आंकिक
मान के क्या होती है, बराबर होती है जो, ठीक है, विभव में इकाई वृद्धि कर दे। क्लियर हुई बात? क्या लिखेंगे? Q इक्वल सी हो गया, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो विभव में क्या वृद्धि कर दे, बोलता है इकाई वृद्धि कर दे, एक इकाई की क्या कर दे, वृद्धि, क्योंकि हमने V का मान क्या लिया हुआ बेटा, 1। बहुत सिंपल होता है। C चालक की क्या है, धारिता। C चालक की धारिता बराबर है किसके, आवेश के, इसीलिए लिखे किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है। C बराबर है Q के, कब, जब ये आवेश जो है वो विभव में कितनी की वृद्धि कर देता है, इकाई की वृद्धि कर देता है। ओके, ये बन गया आपका। या फिर से आ जाइए आप, कहां से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आएंगे तो यहां से भी C इज इक्वल टू Q/V मिलेगा, तो यहां से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, Q/V। तो यहां से आप क्या परिभाषा बनाएंगे, यहां से आप परिभाषा बना सकते हैं बेटा कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव का जो अनुपात होता है, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव का जो अनुपात होता है वो चालक की क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों का दोनों आप यहां लिख सकते हैं। अब बात करेंगे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्या समझाया कि भौतिक राशि का नाम क्या होता है, विद्युत धारिता होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, फैराड। इसकी परिभाषा और क्या लिखो, बोलता है विमेय सूत्र। तो परिभाषा की बात आपको समझ में आ गई होगी। विद्युत धारिता को आपको क्या करना था, परिभाषित करना था, Q प्रोपोर्शनल टू V, और Q इक्वल हो जाता है CV। तो C जो है वो चालक की क्या होती है, विद्युत धारिता। V का मान 1 रखे, Q बराबर C आ गया। तो एक्चुअल जो परिभाषा बनती है यहां से, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के सांख्यिक मान के बराबर होती है जो विभव में क्या कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। तो C इज इक्वल टू Q/V। दूसरी परिभाषा आपको मैंने बता दिया। दूसरी परिभाषा क्या बनाए, किसी चालक को दिया गया आवेश और उस आवेश देने के कारण उसकी विभव में जो वृद्धि होती है उसका अनुपात चालक की धारिता की क्या होता है, बराबर होता है। ओके, अब विमेय सूत्र, चलिए हम बात करते हैं विमेय सूत्र की। तो विमेय सूत्र किसका, विमेय सूत्र C का, C का, किसका विमेय सूत्र, C का। विमेय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q का विमेय सूत्र, Q का विमेय सूत्र, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा Q का विमेय सूत्र बटा V का विमेय सूत्र, ये हमारे पास आ जाएगा। तो Q है आवेश, आवेश की उम्र होती है A T, विद्युत धारा गुना समय से बनता है। V होता है बेटा W/Q। तो W के लिए हम लिखते थे, क्या लिखते हैं हम, mL², ठीक है, मैं इस विभव का ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, mL², ये हो जाएगा T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, T इनवर्स Q A इनवर्स, क्या हो जाएगा, A इनवर्स। ये पूरा का पूरा जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये M इनवर्स L इनवर्स, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा बेटा T⁴, और ये माइनस प्लस हो जाएगा A और A का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका विमेय सूत्र। तो इस तरह से आपको मात्रक और विमेय सूत्र लिखना है। तो पहला क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, छोटी सी परिभाषा, मात्रक, विमेय सूत्र, ये सारी चीजें लिखनी है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होती है। न्यूमेरिकल्स हैं, यही सारे के सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते न्यूमेरिकल बनाने में, आपको बनाने का सही तरीका मालूम नहीं है। आपकी भी गलती नहीं है, वो उन टीचर्स की गलती है जो आपको पढ़ाते हैं, जो न्यूमेरिकल से थोड़ा सा दूर रखते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मेरे
तरीका अगर आप अपनाएंगे, जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करेंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आपको दिया क्या गया है, फिर आप उसमें ढूंढिए आपको निकालना क्या है। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो चलिए उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं बेटा, यहां हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं इस क्वेश्चन का। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफेरेड धारिता प्राप्त होती है बोलता है। एक जो समांतर प्लेट संधारित्र है कि प्लेटों के बीच अगर वायु है बोलता है, प्लेटों के बीच वायु है, तब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वायु, ठीक है, मतलब जब माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो क्या होती है, जब दोनों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ होता है तब क्या होता है। ये दोनों वहां व्यंजक हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं व्यंजक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं क्वेश्चन पे। तो दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफेरेड प्राप्त होती है बोलता है। तो ये धारिता मैं इसको C1 मान लेता हूं, क्योंकि इस प्रश्न में 2 धारिताएं आपको मिलेगी, एक नई धारिता भी पूछा है, तो इसको हम C1 मान लेते हैं। C1 10 माइक्रोफेरेड, C1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, ये ले लिए। अब यदि इन प्लेटों की बीच की दूरी क्या कर दी जाए बोलता है, आधी कर दी जाए, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। पहले आपको तो मालूम तो होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। C1 इजिकल टू होता है बेटा एप्सिलॉन A अपॉन D, जहां A क्या चीज है, क्षेत्रफल है, और D क्या है, दूरी है। आपने पढ़ा है, आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं बेटा 1। अब क्या बोलता है, प्लेटों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दूरी को आधी कर दें। चलिए D डेस नई दूरी मान के चलते हैं, पुरानी दूरी D है, D को आधा कर दिए, कितना हो गया D/2। क्लियर है, ये हमारी पहली स्थिति थी। आप इसको ले सकते हैं केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। दूरी आधी कर दो बोलता है, तो D डेस नई दूरी पहली की आधी D/2, और उनके मध्य K परावैद्युतांक, K बराबर 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए बोलता है, और K की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 5 दे दी गई है, ठीक है। तो अब केस 1, यहां मैं एक चीज लिख देता हूं बेटा, एक चीज मेंशन कर देता हूं, माध्यम क्या हो, वायु हो, और ये केस 2 अन्य माध्यम, कोई भी अन्य माध्यम है, ठीक है, कोई भी अन्य माध्यम है। तो अब हमारे पास में जो फार्मूला होगा, इधर देखते जाएंगे सब, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा C2 इजिकल टू एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D। एक माध्यम आ गया जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। एक माध्यम आ गया जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है, और इसको मैंने D डेस मान लिया है। क्या मान लिया है, इसको मैंने D डेस मान लिया है, ठीक है। ये 1 मिनट, ठीक है। इधर फिर से एक बार सुनिएगा, C2 इजिकल टू एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D डेस। A K अपॉन क्या आ गया, D डेस, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। A K अपॉन D डेस, ये हमारे पास में फार्मूला आ गया। D डेस हमने नया जो दूरी है वो लिया हुआ है। अब इस फार्मूले में देखते जाएंगे बेटा, एप्सिलॉन 0 A K, D डेस की जगह आप क्या पुट कर देंगे, D/2, दूरी आधी कर दी जाए बोलता है ये। अब ये फार्मूला कुछ ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन 0 A D, वो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 2K हो जाएगा। ये वैल्यू देखिए C2 समीकरण नंबर 1 से सेम दिखाई दे रहा है जैसे समीकरण नंबर 1 में है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, C1, ये C2, ठीक है। C2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू C1 क्या आ जाएगा, C1 इंटू 2K। C1 इंटू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में बड़ा 2K हो जाएगा। C1 इंटू क्या हो जाएगा, 2K। तो C2, C1 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, C2, C1 की वैल्यू हमको दी गई है 10 माइक्रोफेरेड इंटू 2K। तो C2 इजिकल टू आ गया, K की वैल्यू पुट करना था आपको। K की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है, 5 पुट कर दिया हमने। 5 दूनी 10, 10 गुना 10, 5 दूनी 10, 10 गुना क्या हो गया 10,
तो ये आ गया हमारे पास में 10 गुना 10 मतलब आ गया बेटा 100 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 100 माइक्रोफैरड हमको दिखाई दे रहा है। पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 100। अतः आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। अतः धारिता कितनी गुनी, 10 गुनी बढ़ जाएगी। धारिता कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 10 गुनी बढ़ जाएगी। ओके, विद्युत धारिता बढ़ रही है और कितनी गुनी बढ़ रही है, 10 गुनी। हमारे पास नई धारिता का मान आया 100 माइक्रोफैरड। बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से देखना बेटा। केस 1, जब माध्यम वायु हो तो C1 दी है हमको धारिता 10 माइक्रोफैरड। सूत्र होता है C1 इजिकल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। समीकरण 1 मान लिए। केस 2, अन्य माध्यम में क्या कर दो, दूरी को आधी कर दो, D डैश हमने नया ले लिया, D/2 कर दिया, K बराबर 5 दिया है। फार्मूला लगाए, ये किसके कारण फार्मूला आया, माध्यम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में आया, ये माध्यम की उपस्थिति में फार्मूला है। एप्सिलॉन 0 AK अपॉन D डैश, एप्सिलॉन 0 AK अपॉन D/2। अब 2 ऊपर चला गया, 2K हो गया, एप्सिलॉन 0 AD इंटू 2K। तो ये C1 होता है बेटा। देखिए C1 के लिए फार्मूला देखे हमने, सेम आया, C1 रख दिया 2K। C1 की वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10 100 हो गया, मतलब धारिता कितनी गुनी बढ़ गई, 10 गुनी। बस इतना सही, बहुत ही सिंपल और छोटा सा सॉल्यूशन है। यही सॉल्यूशन आप अपने आंसर शीट में भी करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी हिसाब से आप लिखेंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज है बेटा, हमारे पास में एक फिर से न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखता है। वायु निर्वात में 2 बिंदु QP और QQ -2 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है बोलता है। तो यहां हम 2 बिंदु आवेश लेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा, क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये 2 बिंदु आवेश, है ये बेटा P, ये क्या लिए Q, P पर है बोलता है, P पर क्या है बोलता है, P पर है +2 माइक्रोकुलाम, ये -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। एक +2 माइक्रोकुलाम और एक -2 माइक्रोकुलाम Q पर, ठीक है। दोनों आवेश दिया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर है बोलता है, 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों आवेशों के बीच की क्या निकल गई बेटा, दूरी। मध्य बिंदु पर निकालना है तो मध्य बिंदु हम क्या ले लेंगे, O। तो O ले रहे हैं, मतलब ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, बीच 5 सेंटीमीटर OP हो जाएगा, और OQ भी कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमको दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए बोलता है। मध्य बिंदु क्या दिखाई दे रहा है, O। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब O पर निकालना है तो पहले P पर स्थित +2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। उसके बाद Q पर स्थित -2 माइक्रोकुलाम के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहां बिंदु, एक मिनट, फर्स्ट बिंदु P पर स्थित, बिंदु P पर स्थित +2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, +2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, बिंदु P पर स्थित +2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, ठीक है। O पर क्या देखना है हमको, विद्युत क्षेत्र। O पर हमको क्या देखना है बेटा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कहां से देखेंगे, हमारे पास में फार्मूला होता है, मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं, 1/4πε0 Q अपॉन होता है बेटा R², ये से बोलता है। तो बिंदु P पर
स्थित निकाल रहे हैं तो ये E1 मान लेंगे बेटा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन 0। 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम। तो डायग्राम तैयार है। जैसे ही आपका डायग्राम तैयार होगा सबसे पहले देखना गिवन आपको दिया क्या गया बेटा। तो देखो हमको क्या दिया गया है, हमको 2 आवेश दिया गया है, ठीक है। जो गिवन है हम उसको पहले लिख लेते हैं। यहां हमको गिवन में क्या दिया गया है बेटा, क्यू पी इजिकल टू +2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 गुना 10 का घात ऋण 6 कूलम। क्यू इजिकल टू -2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये दे दिया गया है। बीच का डिस्टेंस P और Q के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर तो यहां हमारे को कोई यूज नहीं है बेटा। हम यहां देखेंगे OP हाफ डिस्टेंस, OQ इजिकल टू हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारे पास हो गया दोनों डिस्टेंस। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर स्थित, ठीक है, +2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु O, जो मध्य बिंदु है बेटा, बिंदु O पर क्या निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र देखेंगे। कहां देखेंगे हम, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा फार्मूला है। तो हम पहले फार्मूला यहां लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सूत्र, कौन सा सूत्र, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश Q, बीच की दूरी होती है r का स्क्वायर, बीच की दूरी क्या होती है, r का स्क्वायर से। अब ये E1 मान के चलते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, Q 2 इंटू 10⁻6, बीच की दूरी r मतलब 5 गुना 10 का घात ऋण 2 मीटर है, तो पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया। E1 इजिकल टू 9 दूनी 18, 9 में 6 गया, 10 का घात कितना बचा, 3, 5 पंचे 25, 5 पंचे कितना हो जाएगा बेटा 25, और ये 10 का घात हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। इसको देखो, एक 10 अगर देना चाहे तो आप 180 बना सकते हैं, 180 बटा लिख देना बेटा 25, और 2 बचा, ये ऋण 4 ऊपर जा रहा है, कितना हो गया 10 का घात 6। तो ये हम लिख सकते हैं बेटा E1 इक्वल 25 एकम 25, सॉरी 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 7.2 गुना 10 का घात 6 न्यूटन पर कूलम, ये E1 समझ में आया। मैंने सिंपल सी वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻9, Q के जगह 2 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये 5 इंटू 10⁻2, ये हमने कैलकुलेट कर दिया बेटा, 7.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आया। अब सेम, ठीक है, कहां निकालेंगे बेटा, बिंदु Q पर स्थित -2 माइक्रो कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। तो सारी वैल्यू सेम है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, आवेश भी 2 माइक्रो कूलम, मतलब यहां हमको समझ में आता है बेटा कि सेम वैल्यू आएगा। यहां हम E2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम बात करेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है हमको, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये E इजिकल टू फार्मूला बन जाएगा E1 प्लस E2। E1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, E2, ये
ठीक है। E1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, E2, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखते जाएंगे ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है। यहाँ चाहते तो आप डायरेक्शंस भी बता सकते थे, डायरेक्शंस हमने नहीं दिए बेटा। ये कौन सी दिशा होता है, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश की ओर होता है, तो ये OP के अनुदिश लिख सकते थे। OP के क्या लिख सकते थे बेटा, अनुदिश, ठीक है। ये O से कौन से डायरेक्शन में, P के अनुदिश हो जाता, और ये डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा होगा बेटा, ये QO आएगा। क्या आएगा यहाँ पास हमारे पास में, जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगा बेटा, QO के डायरेक्शन में, ठीक है। सॉरी, प्लस आवेश के कारण है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके ओके। ये हो जाता बेटा PO के अनुदिश, प्लस के कारण से PO के अनुदिश, और ये हो जाएगा बेटा आपका OQ के अनुदिश। किधर हो जाएगा, ये O से Q के डायरेक्शन में OQ के अनुदिश। लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पूछा नहीं गया है वैसा, ठीक है। वैसे हमको यहाँ पूछा नहीं गया है तो उतना कोई जरूरी नहीं है। अब ये कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आते हैं, E इजिकल टू, ये हो जाएगा बेटा 7.2 इंटू 10⁶ प्लस 7.2 इंटू 10⁶, ठीक है। ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों एक जैसी राशि 7.2 जो है वो 14.4 हो जाएगा, गुना 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये E की फाइनली वैल्यू मिल गई 14.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 2 2 4 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14.4 इंटू 10⁶ न्यूटन कूलम। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और अब सेकंड क्वेश्चन, एक परीक्षण आवेश QR 1.2 इंटू 10⁻⁹C को PQ के मध्य रख दिया जाता है। PQ के मध्य रखा जा रहा है, मतलब कहां रखा जा रहा है, O पर। परीक्षण आवेश QR पर लगने वाले बल का मान, यहां एक और कहीं रख दिया बोलता है, QR क्या दिया है, -1.2 इंटू 10⁻⁹, मतलब ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है बेटा, ऋण आवेश। बल के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। F इजिकल टू क्या होता है, QE होता है। तो Q का मान 1.2, यहां ऋण और धन का कोई मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हैं, इंटू 10⁹ इंटू E 14.4 इंटू 10⁶, तो माइनस लिख लीजिए, 12 चौक 48 का 8 हासिल आया, 4 12 चौक 48 और 4 52 का 2 हासिल आया, 5 12 कम 5 12 5 17, 2 अंक के बाद दशमलव, 17.28 न्यूटन। 10⁻³ को भी लिखना, ये 10⁻³ न्यूटन। दिशा बतानी है बोलता है, तो दिशा कौन सी दिशा में लगेगा, धनावेश की दिशा में। मैंने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फर्स्ट क्वेश्चन में याद कीजिए, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। बल कौन सी दिशा में लगता है, धनावेश पर, तो धनावेश की दिशा में लगेगा। दिशा हम क्या लिखेंगे यहां, OP के अनुदिश, ये चीज मेंशन करना आप, OP के अनुदिश, ये 1 नंबर आपको दिलाएगा, OP के अनुदिश। ये बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। अब हमारा आखिरी प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, बिंदु आवेश विभव व विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव में 2 अंतर लिखे। आपके बुक्स में आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दिया रहता हूं क्या अंतर आप लिखेंगे, ठीक है। किसके किसके मध्य अंतर बोलता है, बिंदु आवेश विभव। जो बुक्स हैं आपके पास, बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन की बुक रहती है, सभी प्रकाशन की बुक में मिलेगी, ठीक है। और एक चीज मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं, आप किसी एक जो बुक स्टॉल में जो बुक्स मिलती है, जो गाइड्स मिलती है किसी प्रकाशन, उस प्रकाशन में मत जाइए। आप अपने से थोड़ा सा बुक्स स्टडी कीजिए, जो भी आपके पास बुक होगी उसको स्टडी कीजिए। जो गाइड्स मिलती पतली पतली, उस गाइड से देखकर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, वो काम सारे बच्चे करते हैं। आप अपना कुछ अलग जो नयापन है उसके साथ लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा आपने कुछ मेहनत नहीं किया, तो आपको बगैर मेहनत के नंबर कौन देगा, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो बिंदु आवेश विभव और क्या बोलता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इसमें हमको देखना है
तो फर्स्ट अंतर, यहां बिंदु आवेश के कारण विभव में क्या होता है, जो विभव होता है वो दूरी के क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव में बेटा किसके, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है, यहां दूरी के व्यतक्रमानुपाती होता है, वहां दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। ये दोनों में पहला अंतर हो जाता है। सेकंड अंतर की बात करते हैं हम, दूसरे अंतर की अगर बात करेंगे बेटा, तो दूसरे अंतर की अगर बात करेंगे तो दूसरे अंतर में यही चीज होता है बेटा कि विभव जो है वह किस पर डिपेंड करता है, यहां दूरी पर, केवल और केवल एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव रहता है वो किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर निर्भर करता है। हाँ, मगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव रहता है वह दूरी r के साथ साथ जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो R और P के मध्य बने कोण पर क्या करता है, बोलता है निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। बात समझ में आई होगी। V प्रोपोर्शनल टू R या V प्रोपोर्शनल टू R, वहां V प्रोपोर्शनल टू 1/r², या बोल सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां R होता है वहां V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R² होता है। और ये दूसरा अंतर, यहां जो बिंदु आवेश के कारण विभव रहता है वो केवल दूरी पर निर्भर करता है, मगर जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव रहता है वो दूरी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। ये दो अंतर मुख्य रूप से होते हैं, ये दोनों अंतर लिख लीजिएगा। ओके, तो ठीक है। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद बेटा अब हम लास्ट चीज पर आ गए हैं। बहुत ही सरल दे दिया, क्या बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एक वैद्युत द्विध्रुव, यहां आप चाहे तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं बेटा। क्या हेडिंग डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की सापेक्ष कौन सी स्थिति, बढ़ाए गए अक्ष पर, उसको क्या बोलते हैं हम, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, कौन सी स्थिति बेटा, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, ये हमको निकालना है। तो चलिए यहां कुछ चीज हमको देखना है, विद्युत विभव। सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये हमने एक बना लिया बेटा, यहां क्या बना लिया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से। नाम दे देते हैं बेटा ए बी, ठीक है, ए बी। अब यहां इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है बेटा 2a, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य का डिस्टेंस 2a। इसके मध्य बिंदु से बोलता है, मध्य बिंदु को ओ ले लेना, ओ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ओ से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। एक बिंदु क्या लिया है हमने, P, ठीक है, एक बिंदु क्या ले लिया बेटा हमने, P। ओ से r डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या ले लिया, P। P कहाँ स्थित है, बढ़ाए गए अक्ष पर। P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। बात समझ में आ रही, फिर से देखना। ए बी दो बिंदु आवेश हैं। ए बी क्या चीज है, हमारे पास में दो बिंदु आवेश हैं जो 2a दूरी पर रखा है। इन दोनों आवेशों से मिलकर क्या बना है, एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू, और बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P। P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, सॉरी विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, विद्युत विभव निकालना है। यहां हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले किसके कारण से, सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बारी बारी से हम देखते चलेंगे बेटा। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विभव देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव देखेंगे, V1 ले लेना, 1 क्या हो जाएगा, 4πε0। चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू रख लेना। बीच की दूरी A और P के बीच की दूरी AP। AP का मान निकालेंगे बेटा, जबकि AP बराबर क्या हो जाएगा, OP। देखिए OP माइनस करेंगे OA,
तो OP कितना है, R है, और O है बेटा, ये आधी दूरी स्मॉल a हो जाएगी, ये आधी दूरी स्मॉल a हो जाएगी, तो R माइनस a ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से V1 इजिकल टू हम यहाँ रख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस a। क्या हो जाएगा बेटा, R माइनस a आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। वैसे ही आप, क्लियर है ये बात, वैसे ही आप माइनस Q आवेश के कारण देखेंगे, कहां, बिंदु P पर विभव। तो ये हो जाएगा बेटा बिंदु P पर विभव V2 इजिकल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP। ठीक है, माइनस Q अपॉन BP। जबकि हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि BP की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, OP प्लस OB। OP है बेटा R और ये है A, R प्लस A। तो यहां से हमको V2 इजिकल टू फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा 1/4πε0 माइनस Q R प्लस A, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 मिल गया, एक बार प्लस Q आवेश के कारण, एक बार माइनस Q आवेश के कारण। फिर यहां हम लिखेंगे कि विद्युत विभव एक कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। अतः V परिणामी विभव V इजिकल टू V1 प्लस क्या कर लेंगे बेटा V2। तो V इजिकल टू, अब हम यहां हम निकाल रहे हैं बेटा क्या, परिणामी विभव। क्या निकाल रहे हैं हम, परिणामी विभव V इजिकल टू V इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, चलिए V1 प्लस V2 आप वैल्यू पुट करना, समीकरण नंबर 1 और 2 से जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू रख देना। तो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू V1 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, आप कैलकुलेट करेंगे, पहले जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल दीजिए। Q अपॉन 4πε0 कॉमन निकल गया बेटा, यहाँ क्या बच रहा है 1/R माइनस A प्लस ये चार्ज माइनस है ना, प्लस, तो ये प्लस और माइनस मैं यहीं पुट कर देता हूँ बेटा, इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। क्या हो जाएगा 1/, ये बच गया जो, वो हो जाएगा 1/R प्लस A। ये अब नेक्स्ट स्टेप में Q अपॉन 4πε0 हम यहाँ R माइनस A और R प्लस A हम क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। ये हो जाएगा हमारे पास में R प्लस A माइनस हो जाएगा R, ये प्लस हो जाएगा बेटा A। ठीक है, माइनस चिन्ह है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ये R और R क्या हो जाएंगे, कैंसिल। V इजिकल टू हमारे पास यहाँ बच रहा है 1/4πε0। ठीक है, ये हो गया बेटा 2A, और ये नीचे वाला लिख सकते हैं हम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्या लिख लेंगे, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ये Q हमारे पास बचा हुआ है। तो देखो ये ऊपर का बेटा 2Q है, ये P होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हमारा व्यंजक बनता है V इजिकल टू 1/4πε0 P इजिकल टू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये वोल्ट क्या हो गया बेटा, वोल्ट। ओके, तो ये व्यंजक आप लिख सकते हैं। ज्यादा है तो यहां एक चीज लिख सकते हैं कि A की वैल्यू क्या होती, बहुत ही कम होती, किसकी तुलना में, R की तुलना में। ठीक है, सॉरी, A इज लेस देन R। तो अगर आप उपेक्षा कर दिए, हटा दिए, तो V इजिकल टू क्या बचता है हमारे पास 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास में एक व्यंजक बनता है। इस तरीके से आप
हल करेंगे असाइनमेंट को जैसा हमने बताया ठीक उसी तरीके से। आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, जो है वो एकदम सटीक आंसर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट आएगा, तो उस दिन का इंतजार कीजिएगा। 30 अक्टूबर हम वीडियो अपलोड करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस मंथ के लास्ट में, चाहे वो 30 तारीख को आए चाहे 31 तारीख, जितने भी मंथ है डेज का ये मंथ है, उसी दिन आपको या उस दिन मॉर्निंग में आपको जो वीडियो है वो हम दें, जो असाइनमेंट नेक्स्ट आने वाला है मंथ अक्टूबर का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से सारी चीजें आप देखेंगे और अच्छे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। ओके, थैंक यू बेटा।